अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका जो नया दिन है आज, बल्कि नया हफ्ता भी शुरू हो रहा है, मंडे का दिन है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा पिछला हफ्ता। और ये नए हफ्ते को उसके आगाज़ के हवाले से आप लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी होगी और आपने सोचा होगा कि इस हफ्ते आपने कौन कौन से जो अपने छोटे मोटे जो गोल्स हैं ना, उनको आपने किस तरह अचीव भी करना है। क्योंकि हर नया दिन जो है ना, वो अपने साथ एक नई अपॉर्चुनिटी, एक उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। तो हम भी इसी नोट पर अपने प्रोग्राम में आपसे बात कर रहे होते हैं कि आपको कुछ नया ज़रूर सिखाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती है हमें। और आज के दौर की कह लें कि ये ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन देख लें, लैपटॉप्स या इंटरनेट सिर्फ हमारे तफरीह के ज़राए नहीं रहे, बल्कि ये आज के दौर के सबसे अहम तालीमी या फिर पेशा वराना औज़ार भी बन चुके हैं, टूल्स हो चुके हैं। मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना सिर्फ वक्त गुजार करना, उसकी जो असल ताकत है ना, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए कि अगर दिन के सिर्फ और सिर्फ जैसे 30 मिनट्स हम किसी नई डिजिटल स्किल को सीखने पर लगा दें तो कितना फ़र्क पैदा हो सकता है। और यही वो रास्ता है जो आपको तरक्की भी दिला सकता है। अब बदलती दुनिया के साथ रोज़गार के मौके भी बदल रहे हैं। आज के दौर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं ना सिर्फ आपके करियर में आपको तरक्की देती हैं, बल्कि आपको ख़ुद मुख्तारी भी देती हैं और आपका एतमाद भी बढ़ाती हैं। अब इन महारतों की मांग ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो अब इन महारतों को सीखना ना वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बनती जा रही है। कहा जाता है कि जो ज़माने के साथ नहीं चलता ना, ज़माना उसे फिर पीछे छोड़ देता है, उसका वेट नहीं किया जाता है। तो आप पीछे ना रहें, बल्कि अपने मजाज के मुताबिक इस वो जो भी एस्पेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़, जो फील्ड आप ऐसे चुनें जिसमें आप कामयाब हो सके। इंटरनेट आज की सबसे बड़ी हमारे लिए नेमत है कि आप एक क्लिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गैदर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अब इसकी वजह से आपको पता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी जो स्किल्स हैं ना उनको बेचकर हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जिस तरह यूडेमी है, कोर्सिया है, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हर शख्स के लिए इल्म के दरवाज़े खुल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गिने चुने लोग ही होंगे या जिन्हें कोई पढ़ना लिखना आता होगा वही जाके यहाँ से सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप घर बैठे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। फिर सोशल मीडिया सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जो स्किल्स हैं ना उनको दिखाने का भी ज़रिया है। वो कैसे कि लोग अपने काम के जितने भी चीज़ें होती हैं, नमूने होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, यहाँ पर लिंक्डइन पर शेयर करते हैं ताकि उनकी क्लाइंटेज बढ़े। अब ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी सैकड़ों मिसालें हमें मिलेंगी, पर फिर भी न जाने क्यों हम उसको अहमियत देने से ना कह ले कि थोड़ा बहुत कतराते हैं। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम शायद गलत कर रहे हैं या उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वक्त इस चीज़ का है कि जनाब ज़माने को उसके तकाज़ों के मुताबिक जवाब दें, उसको जिएँ। वसाइल भी हैं और मौके भी हैं, तो फिर देरी किस बात की है। याद रखें कि कल की जो कामयाबी है ना वो आज की मेहनत पर मुनहसर होती है कि आज आपने कितनी मेहनत की है, उसी का रिज़ल्ट मिलता है आपको कामयाबी के अंदर या फिर नाकामी के अंदर। तो आज आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। कोई पकड़ के आपको वहाँ पर नहीं रखेगा, आपको उसके लिए ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी नाकामी और आपकी कामयाबी का जो बाइस है ना वो आप ख़ुद बनते हैं। वो कोई और आपको नहीं नाकाम कर सकता और ना ही कामयाब कर सकता है। तो इसलिए आपको आज से सोचना पड़ेगा कि आपको कामयाब होना है और किस तरह होना है। उसके लिए आज ही आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आज का पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि जनाब इससे कुछ ना कुछ आप लोगों को भी ज़रूर पॉजिटिव अखज़ अपने किया होगा इसमें से और आपको मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। अभी हमने आगे बढ़ना है कि घरदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। घरदारी में हर चीज़ आ जाती है, खाना पकाने से लेकर उसको किस तरह सजाना है,
टेबल तक किस तरह पहुंचाना है और किसी के आगे सर्व कैसा करना है, ये सारी चीज़ें ना घरदारी के अंदर आ जाती है। तो आज हमने यही बात करनी है कि बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हमारा खाना बहुत अच्छा होता है, तो क्या हम इसको एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं? हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम क्या कारोबार स्किल को हम कारोबार की तरफ लेकर जा सकते हैं, हम खुद पैसा कमा सकते हैं सिर्फ खाना पकाने से? तो वाकई इसमें कितना एज है, या इसमें कितनी, इस फील्ड में ख़ास तौर पर कितनी कैपेसिटी मौजूद है कि यहाँ पर आके अपना आप करियर बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं? तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सारा अकमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि प्रोफेशनल शेफ़ हैं। तो उनसे अच्छा हमें कौन गाइड कर सकता है कि अगर किसी ने एज अ करियर इस चीज़ को ऑप्ट करना है तो वो किस तरह कर सकता है, इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए? तो सारा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, जिस तरह मैंने बात की, घरदारी पूरा एक कह लें कि काम है, सिर्फ खाना पकाना नहीं, उसको किस तरह टेबल पर लेकर जाना है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसको किस तरह आपने सर्व करना है, ये भी उसी चीज़ में आ जाता है। तो बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि जी हमारी ये स्किल बड़ी अच्छी है, हम बड़ा अच्छा खाना पकाते हैं, लेकिन क्या स्किल को वो सोल्ड आउट भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकती हैं, क्योंकि खाना पकाना जो है ना, वो ख़वातीन जो हम लेडीज़ हैं उनमें ये चीज़ तो वैसे ही पाई जाती है कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ख़वातीन खाना ना बनाती हों, तो सब ही बनाती हैं और कुछ ना कुछ उनका होता है। और अगर वो इसे अपने कारोबार में या अपने बिज़नेस में लाना चाहती हैं, उसे सेल आउट करना चाहती हैं, तो वो ये कर सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो भी अपना कोई भी खाने का स्किल उन्हें आता है, उसमें वो अपने फूड की क्वालिटी को अच्छा रखें, नई नई रेसिपीज़ अच्छी सी बनाएं, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है वो दूसरों के साथ अपनी शेयर कर सकती हैं कि भाई मैं ये सेल आउट करना चाहती हूँ और मेरा ये खाना है। तो उसके लिए सबसे पहली जो उनकी चीज़ है ना, जो अगर वो ये स्टार्ट करना चाहती हैं कारोबार, अपनी इस महारत को, अपने वो इस स्किल को लोगों को दिखाना चाहती हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट यही है कि वो सबसे पहले टेक्निक सीखें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें। अपना पेज बनाएं, उसको मार्केटिंग करें, प्रमोशंस लगाएं, तो बड़े बेहतर तरीके उनके से लिए बड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं और आप जैसे और भी बहुत सारे शेफ्स हैं जो सर्व कर रहे हैं, तो इस प्रोफेशन में इतना एज है या इतनी कह ले कि अब जगह है कि यहाँ पर न्यू लोग भी आ सकते हैं और आके अपना करियर बना सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर? जी ज़रूर बना सकते हैं। देखें, अगर वो एक अच्छा और हाइजेनिक फूड दे रही हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उनका जो टेस्ट लेवल है वो बड़े से बड़े शेफ़ को साइड पे कर सकती हैं। अच्छा, वाह जी वाह। तो ये तो उनमें एक लगन होनी चाहिए और खाना हमेशा खुश मिजाजी से बनाना चाहिए, तो उसमें वैसे ही अल्लाह पाक प्यार डाल देता है, बेशक ऐसे ही जायका आ जाता है, उनका जो अखलाक है वो उनके खाने में आ जाता है। बिल्कुल। तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि खुश दिली से सीखा जाए, तो आप देखेंगे कि आपके खाने में कितनी मोहब्बत और प्यार आ जाएगा। क्या बात है। तो ये जो अभी अगर हमें देख रही है बहुत सी ख़वातीन, तो उन्हें आप क्या कहेगी कि अगर एज अ शेफ़ आपने काम करना है इन फ्यूचर, तो उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आप उन्हें? क्या बताएंगे कि एज अ शेफ़ आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको इन अ लॉन्ग रन जो है ना वो आपको मदद देंगी? जी, उन्हें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वो अच्छी टेक्निक सीखें। देखें, खाना हर कोई बना लेता है, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो मुर्ग मुसल्लम हो, कोई नहारी हो। उनको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कि हमने बजाय कि जो एक टेबल पर डिश रखनी है, हम क्यों ना एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, एक अच्छी सजावट के साथ एक प्लेटिंग सीखें। अगर वो सेल करना चाहती हैं तो वो अपने कोई प्यारे से बॉक्सेस लें, अपने स्टिकर्स बनवाएं, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाएं, छोटे छोटे जैसे इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स में जाएं, जैसे ये स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वहाँ अपने फूड को प्रमोट करवाएं। तो ये वो सारी मतलब कह लें कि टिप्स है कि अगर आज की ख़वातीन घर बैठ के ये करना चाहें बिज़नेस, तो वो कर सकती हैं। अच्छा जी, और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है सबसे बड़ा, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आ सकती हैं, अपनी रोज़ की वीडियोस डालें 1-2,
ठीक तो है, वो अपना कर मतलब सकती सोशल हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अपने important है। अपने जो कारोबार हैं या अपने करियर को जी। एनहांस करने के हवाले से। तो मुझे ये बताइए कि अगर जैसे ख़वातीन ने घर से अगर स्टार्ट करना है शेफ़ का काम या खाना पकाने का काम शुरू करना है, और अगर उन्होंने किसी दफ्तर में, जैसे आपको पता है बहुत सारे जो है ना दफ्तर में भी खाने लगे हुए होते हैं, तो उन्होंने अगर वहाँ पर पहुँचाने हैं, ये एक पूरा चेन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कितने उन्हें फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो फिर आप ये कारोबार कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ख़्याल बहुत ज़बरदस्त है कि अगर वो घर बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं और अपना फूड जो है वो आगे सेल आउट करना चाहती हैं मुख्तलिफ दवाफिर वगैरह में, ऑफिसेज़ में, तो इसके लिए उनको ज़्यादा मालियत नहीं, 10,000 से 50,000 से अच्छा, वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। ओके। सबसे पहले तो वो अपना फूड टेस्ट करवाएं वहाँ। ज़ाहिर है जब फूड टेस्ट होगा तो वो उनको 25 से 30% का फूड मिल जाएगा ऑर्डर। फिर उन्हें चाहिए कि वो अपना कोई राइडर रखें, फूड राइडर या जो भी उनके लिए ज़रूरत है कि ये फूड मैंने कैसे उन तक पहुंचाना है, ठीक है। और इनका साथ साथ समझें कि घरों के काम जैसे वो करती हैं उसके साथ अगर वो ये फूड का बिज़नेस भी कर लेती हैं तो उनको बहुत प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा जी, वो घर बैठ के अपने काम भी कर लेती हैं और अपना अर्निंग भी कर लेती हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक आइडिया है उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठ के जैसे बिरयानी का ऑर्डर ले सकती हैं, अगर वो बेकर हैं तो केक्स के ऑर्डर ले सकती हैं। और आजकल का तो दौर आपको पता है ऑनलाइन है। जी बिल्कुल। ऑनलाइन वो अपना स्टार्ट करें और ख़ुद जाके भी फिज़िकली अपने फूड को लोगों तक पहुंचाएं। तो फूड एक ऐसा, मैं कहती हूँ कि ख़वातीन क्या ऑल ऑफ दुनिया में आप वर्ल्ड पे देखें तो एक वाहिद फूड है जो मर्ज़ी हो जाए ये बंद नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। कोविड से लेके इतने बल्कि कोविड में ये ज़्यादा होम डिलीवरी वाला जो है ना ये ज़्यादा आया है। तो अगर घर के मिल के अफराद उनको सपोर्ट करते हैं तो आज की ख़वातीन घर बैठ के 10,000 से 15,000 में अपना बेहतरीन जो है ये कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, चले, ये मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं चाहिए नहीं, है नहीं। इस खास तौर पर जी, कारोबार के लिए। आप इजीली अब 15 से 20 या 20 से एटलीस्ट 50,000 तक भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। तो आज हम बात कर रहे थे कि अगर आपने शेफ़ बनना है या आपने खाना बनाने का कारोबार करना है तो उसके लिए आपको किस तरह आगे लेकर चलना पड़ेगा या उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, कितना आपको जो है ना वो अमाउंट चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती है इस कारोबार के लिए। तो हमारे साथ शेफ़ सारा मौजूद थी। सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हमें टिप्स देकर जा रही हैं कि किस तरह घर पे बैठी हुई ख़वातीन जो है ना इसको एज अ करियर ऑप्ट कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जनाब कुछ ग़िज़ाओं को ऑर्गेनिक फ़ूड क्यों कहा जाता है? आम ग़िज़ाओं के मुकाबले में ना जो ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ होती हैं उनकी काश्त जो है ना बहुत कह लें कि या उनकी पैदावार बहुत मुख्तलिफ होती है या उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ अपनाया जाता है। लोगों में अमूमन ये सोच पाई जाती है कि ऑर्गेनिक फ़ूड में ज़्यादा ग़िज़ाइयत शायद होती है और वो ज़्यादा सेहत बख्श होते हैं और माहौलियात और पायदारी यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और यही वजह है कि दुनिया भर में अब ऑर्गेनिक फ़ूड की खपत में ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। तो आज के सेगमेंट पर हम इसी पर बात करेंगे कि नॉन ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ बेहतर हैं और किन में ग़िज़ाइयत की मिक़दार ज़्यादा होती है और हमारी सेहत के लिए कौन सी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद हो सकता है। तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर हिबा, ऑर्गेनिक फ़ूड का आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फ़ूड के ऊपर अब बहुत से लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक फ़ूड होता क्या है, इसकी क्या है टर्मिनोलॉजीज़? ऑर्गेनिक फूड बेसिकली वो फूड है जिसको हमने प्रोसेस ना किया हो। अच्छा। प्रोसेस फूड में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ को प्रिजर्व कर लिया है और उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए उसको प्रिजर्वेटर्स
डाल के प्रिजर्व किया है तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं रहती उसकी ना। Okay. ऑर्गेनिक ये है कि आपने रॉ फॉर्म लिया है और उसको जो है ना आपने डायरेक्ट फूड पे आपने खा लिया। जैसे फॉर वेजिटेबल्स अगर हम देखते हैं, बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम जो है ना रॉ फॉर्म में खाएं तो उनकी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हमें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा। ना कि अगर हम उसको थोड़ा सा हीट दे दें या उसको प्रोसेस फॉर्म में ले लें या उसको प्रिजर्व फॉर्म में ले लें या उसको फ्रीज़र कर लें तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म उसकी ऑर्गेनिक है जिसकी शेल्फ लाइफ कम है। अच्छा। और वो रॉ फॉर्म यानी कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ उसमें जो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपके 20 डेज 30 डेज 1 मंथ के बाद कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो कर रहा है तो उसकी पूरी एक आपने उसको लाइफ स्पैन दिया है उसको ग्रो करने के लिए, उसमें वो सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं जो वो एक डिमांड करती है या करता है। तो उसके बाद जब हम वो फूड खाते हैं और उसको वैसे ही खाते हैं जैसे वो उसकी प्रिजर्व विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हम वो फूड खाते हैं तो वो ऑर्गेनिक है हमारी बॉडी के लिए। अब वो हमारे लिए किस तरह ऑर्गेनिक है, क्या उसकी जितनी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं जो हमें नीड है। फॉर एग्जांपल एक गाजर है, आजकल गाजर का बहुत ज़्यादा मौसम है, सीजन है, कैरोटीनॉइड होते हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है हम जब रॉ फॉर्म में गाजर खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके खून में इजाफा करता है, आपकी जो है ना आपकी जाहिर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल जो आंखों के मतलब विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो ये चीज़ें अगर आप रॉ अब उसी तरह अगर हम गाजर को जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गजरेला बनता है घर में। अच्छा। और फॉर एग्जांपल अगर जूस पी रहे हैं देखिए जितना फाइबर कंटेंट आप लेते हैं ना फ्रूट और वेजिटेबल से रॉ फॉर्म में उतना आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा। जूस में आप देखें उसकी कैलोरीज भी ज्यादा हो जाती हैं, उसकी कार्ब्स भी ज्यादा हो जाती हैं। एक गाजर से तो जूस नहीं बनता ना, 6-7 गाजर से एक ग्लास बनता है। देखिए जो अपने नॉर्मल BMI पे लाई कर रहा है उसको चाहिए कि वो जूस पी सकता है क्योंकि उसकी डेली रिक्वायरमेंट इतनी ही है। लेकिन अगर जो ओबेसिटी और ओवरवेट में कोशिश करें अगर उसने फ्रूट में वेजिटेबल्स में से जो चीज़ लेनी है वो रॉ फॉर्म में ले ताकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उसको प्रॉपर मिल सके। अच्छा। अब देखिए क्या होता है जब हम गाजर या कोई भी फ्रूट का जूस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बेशक बनता 250 ml ही है लेकिन वो 250 ml हमें जो रॉ फॉर्म में मिलता है वो फुल ऑफ कैलोरीज और कार्ब्स होते हैं। तो कोशिश करें अगर उससे बेहतर ये है कि अगर आपने वो फाइबर जो अलग कर दी है तो 2 से 3 जो गाजरें अगर आपने ऐसे इंटेक करनी है वो ज़्यादा बेहतर। आपकी डाइजेशन भी अच्छी होती है, आपके दांत अच्छे होते हैं, आपकी च्यूइंग मतलब आपका स्कल बहुत ज़्यादा। देखिए जो चीज़ आप चबा कर खाएंगे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज आपके स्टमक गट के लिए बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे याद है कि पहले ज़माने में ये चीज़ें खाई जाती थी, कच्ची खाई जाती थी, शलजम और ये गाजरें और मूलियाँ इनको लोग चबाते थे तो उनके जॉ जो थे उनके दांत बहुत मजबूत होते थे। अब हम थोड़ा सा भी बाइट करने की कोशिश करते हैं हमारे जॉज इतने स्ट्रांग नहीं है, हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, हमें खर्चा होता है हमारा जो है ना दांत ही ना निकले। देखिए बच्चों को बचपन से ही कहा जाता है कि ना इनको एप्पल दें, इनको बाइट करने की आदत डालें क्योंकि इनमें कैल्शियम विटामिन डी हमारे दांतों को भी जरूरत होती है ना। तो उसके लिए हम जब जितनी चीज रॉ फॉर्म में कट करेंगे बाइट करेंगे उससे ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड के अंदर फॉल करती हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनटेक कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनिक फूड? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पता होना चाहिए कि पहले ऑर्गेनिक फूड किस कैटेगरी में लाया करता है, क्या होता है वो फूड जो सिंथेटिकली जिस पे सिंथेटिक केमिकली ना हो, GMOs यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ना हो वो फ्रूट और वेजिटेबल। फॉर एग्जांपल जिसमें अगर हम घर में कोई सब्जियां उगाते हैं उसमें हम कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते कि वो जल्दी ग्रो कर जाए या उसका साइज बड़ा हो जाए, तो उसमें कोई हमने सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया होता, वो ऑर्गेनिक है हमारे लिए। अब बाजार में फॉर एग्जांपल क्योंकि जब हम बाजार से लाते हैं तो देखें आजकल साइज भी मॉडिफाइड हो गया है, जहाँ छोटी छोटी लाल मूली होती थी अब मूली का साइज भी बड़ा हो गया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ये बात नहीं कि उसमें अफादियत नहीं है लेकिन अफादियत कम है उसमें, मतलब उसके फायदे कम है। आप देखें आजकल बहुत से लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, घर में छोटी छोटी जगहों पे वो अपना मतलब गार्डनिंग कर रहे हैं और उस गार्डनिंग का उनको फायदा भी हो रहा है कि बाजार से लाई हुई चीज़ उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम रहती है। फ्रिज में अगर हम बनाकर रख भी देते हैं या कटिंग करके भी रख देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती और उसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि बाहर से लाने के बजाय थोड़ी सी गार्डनिंग जो है ना अपने घर में ऑर्गेनिक फूड के तौर पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से फूड्स ऐसे हैं जो आप घर में भी अपनी गार्डनिंग में रख सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल का अगर हम जिक्र करें, वेजिटेबल ज़्यादा क्योंकि लोग ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, हर खाने में हर फूड में उसका इस्तेमाल आया जाता है, जैसे कि धनिया, पुदीना, बैंगन, आलू, टमाटर, ये चीज़ें छोटी छोटी ऐसी
ऑर्गेनिक, इससे आपकी देखें सेल्फ मॉडिफिकेशन भी होती है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है, आपका स्ट्रेस रिलीज भी होता है। अगर आप घर में एक छोटी सी जगह पे अगर अपने, और क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ देखें जिसको आपने कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि जो केमिकल लगी हुई चीज़ें हैं। देखिए उसकी यही पहचान है कि जब आप बाजार से कोई चीज़, जैसे धनिया भी आप बाजार से लाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपके लिए फ्रेश नहीं रहता, आप क्योंकि वो मार्केट में आते हुए उसकी शेल्फ लाइफ और होती है। फिर हमारे घर में अगर हमने 2-3 दिन बाद यूज़ करना होता है तो कोशिश करें या तो फ्रेश वेजिटेबल जो लाए हैं उसको उसी वक्त कट करके बना लें, और ना तो उसको फ्रीज करें या उसको जो है ना 2-3 दिन बाद जो है ना फ्रीज करके रख कर यूज़ करें, तो वो बाजार आपको फ़ायदा देने के नुकसान ही देगी। अच्छा, ये तो डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम बात कर रहे थे कि जनाब ऑर्गेनिक फूड के हवाले से उसकी अफादियत कितनी है और किस तरह उसकी पहचान की जा सकती है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए ना और वो कम होती है, और ये ऐसा मसला है जो कि हल होने की तरफ जा ही नहीं रहा है। अब ये मामला ये हुआ है कि जनाब वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ गंदम की सपोर्ट जो प्राइस है उसका ऐलान ना करने का मुआहदा कर लिया है। अब इससे ख़ास तौर पर देखा जाए तो हमारे जो किसान हैं उनको क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर चारों सूबों से पॉपुलेशन के मुताबिक गंदम फूड सिक्योरिटी की तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। इन तजावीज़ में क्या है, किन नुकात को हाईलाइट किया गया है, उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज कॉरपोरेशन पास्को को ख़त्म करने की भी तजावीज़ दी गई हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इमरान अकबर चीफ़ रिपोर्टर मौजूद हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, IMF जो है ना इसमें भी आ गया है कि जनाब गंदम हमने ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है, गंदम का मामला क्या होना चाहिए। IMF हर चीज़ में ही उसकी कह लें कि इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने जो भी फ़ैसला लेना है वो IMF से पूछ के लेना है, इवन दो कि हमने गंदम के मामले में भी। देखिए मुनीबा से बहुत शुक्रिया आपका। जब आप मुझसे पैसे लेंगे तो फिर मुझसे पैसे लेने के लिए आप शर्त एक तय करेंगे कि मैं जो भी पैसे लगाऊंगी वो आपसे पूछ के लगाऊंगी, क्योंकि बड़े सालों से हमने कशकोल लेकर मांगा IMF से। बिल्कुल। तो अब IMF को समझ लगी जो इतना इनको पैसा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता किधर लगा जाता है, और उन्होंने सबसे पहले तो सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी। हाँ बिल्कुल। तो अब रिलीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है, मगर इससे ना इस साल 2024 जो गुजरा है इसमें बड़ा फ़ायदा है लोगों को, आम लोगों को, आपको, मुझको। आटा सस्ता हो गया, गंदम सस्ती हो गई, और रोटी भी 16-14 रुपये पे आ गई, ठीक है ना। अब इससे ये हुआ कि ये हुकूमत की पॉलिसी थी। मगर अब ये हुआ है कि जो इमदादी कीमत है जो हर साल जारी होती है अप्रैल आने से पहले IMF ने इस साल जो है वो जनवरी में भी पकड़ लिया इनको। इनको कहा हम हमारे साथ मुआहदा करें कि अब इमदादी कीमत जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे। अब इमदादी कीमत हर साल अनाउंस होती थी, कभी 3500, कभी 4000, कभी 4500, क्योंकि किसानों को फ़ायदा पहुंचता है इससे। तो इमदादी कीमत अगर अनाउंस होती है तो उससे फिर आपको गंदम ख़रीदना उस इमदादी कीमत के मुताबिक पड़ता है। इस साल इमदादी कीमत ही उन्होंने अनाउंस नहीं की, उन्होंने मुआहदा कर लिया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि चारों सूबों से जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत उनसे भी जो सिफारिशें वो मंगवाएँ और ये फैसला करें कि चारों सूबे जो हैं वो इमदादी कीमत अनाउंस नहीं करेंगे। अगर इमदादी कीमत अनाउंस नहीं होगी तो आपकी जो गंदम है, जिस तरह के पिछले साल हुआ कि आपकी गंदम जो है औने पौने दामों बिकी, किसी की 3500 रुपये फ़ी मन, किसी की 3200। अब हुकूमत का जो रेट था वो 2800 रुपये फ़ी मन था, तो जो यहाँ पे गंदम थी उस 2800 रुपये फ़ी मन की वजह से जो है वो आपका आटा जो है वो 1700-1800 रुपये में 20 किलो आटे का थैला बिका है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये अभी तक ऐसे ही चल रही है। नहीं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को पहुँचेगा। किसानों को ही होगा, ऑब्वियसली किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस साल फसल जो है किसान कई लोग जो है वो आधी फसल लगाएंगे। कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गंदम जो है अब वो जो एक प्राइस थी 4000 फ़ी मन, 4500 रुपये फ़ी मन, उस पर बिकनी नहीं है। तो मेरी तो जो गंदम है वो 3000-2800 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं कि
औंधे पौने दामों बेच दूंगा तो वो ठीक है। मगर ये देखें ना, आपकी गंदम प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है तकरीबन कोई जाकर जून जुलाई के महीनों से, ठीक है ना, मई जून। आपका जो फसल आ जाती है अप्रैल के महीने से, मार्च के एंड पे और अप्रैल से फसल आ जाती है। फसल कटनी शुरू हो जाती है। अब ये फसल जो है वो अगस्त तक कटती रहती है। सितंबर के अगस्त से पहले, यानी कि जुलाई के मिड या अगस्त से शुरू तक ये कटती रहती है। अब जब ये फसल जो है वो जैसे जैसे कटेगी वैसे वैसे बिकना शुरू हो जाएगी। आपने देखा नहीं 2024 में जो है गंदम की कटाई, मगर गंदम की फसल आला तरीन फसल आई थी। और वो जो है वो आपने इस साल देखा कि आपकी गंदम जो है वो महंगी नहीं हो सकी। कहाँ पे आपकी गंदम जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्टॉक था ना। पिछले साल आपकी गंदम जो है फी मन ये अप्रैल से पहले वाली गंदम जो है पिछले साल आपको पता है आपकी गंदम फी मन कितना बिकी है? आपकी गंदम पिछले साल 5500 रुपये फी मन बिकी है। 5500 इसका जो स्पोर्ट रेट था, जो इसकी इमदादी कीमत जो अनाउंस हुई थी IMF के साथ मुआहिदा करके, वो 4800 रुपये हो गई थी। तब भी जो है मुआहिदा हुआ था IMF कि ये इमदादी कीमत आपने अनाउंस करनी है, ताकि जो आपने रिलीफ देना है वो दें आप, मगर उस रिलीफ का डबल खर्चा इमाम के हाथों से निकालें। 4800 रुपये फी मन कर दी ना, कि आप की कहाँ पे स्पॉट प्राइस आ रही है 3900 रुपये, फिर वो चली गई 4000 रुपये, फिर वो चली गई 4100, 4200, 4300। कायम मुकाम गवर्नमेंट की जो है स्पॉट प्राइस जो आई थी वो आपकी आई थी 4700 से 4800। और जो कीमत गई वो 5500 रुपये तक गई। वो ब्लैक हो जाती है मार्केट। मुझे पता लग गया इमदादी कीमत आ गई, मैंने अपनी गंदम उठाकर सब गायब कर दिया। अब आधी गंदम, अब ये ओपन प्राइस हो गई है, ठीक है। अब ना ये मुआहिदा हुआ है कि किसी ने इमदादी कीमत जो है वो अनाउंस नहीं करनी है। जैसी अनाउंस नहीं होगी तो वो अब मार्केट में ओपन बिकेगी। अब मार्केट में जब ओपन बिकेगी, सूबे जो है सौदीदी इख्तियार के तहत अपनी अपनी गंदम का रेट निकालेंगे। कोई ये इस साल निकाला है इन्होंने लाहौर का 3900 रुपये निकाला है, जो अभी गंदम जो इनके पास थी स्टोरेज में। और जो आधे सूबे का 2800 है, आधे सूबे का जो है 2900 है। और आधे सूबे में आटे का रेट कुछ हो रहा है, आधे सूबे में आटे का रेट कुछ हो रहा है। रोटी का भी यही हिसाब है। हाँ, कुछ इलाकों में 16 है, कुछ इलाकों में 20-18 है। वो तो सख्ती के ऊपर है ना किस तरह बिकेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है हुकूमत का, मैं ये कहूँगा। जब आप ओपन मार्केट में ओपन चीज़ बेच देते हैं ना, तो इस साल जो है वो भी ये भी कहा जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि गंदम कम आएगी, इसकी फसल कम आएगी। क्योंकि मगर मैं ये समझता हूँ कि इस साल जो है गंदम की फसल वैसे की वैसे ही आएगी। क्योंकि जिसके पास जितनी ज़मीन है उससे गंदम उगानी है, ठीक है। जिसने हर साल ये कारोबार करना है वो इससे, देखिए जो पिछले 40 साल से कारोबार कर रहा है वो किस तरह अपना कारोबार ख़त्म कर सकता है। मगर ये है कि वो इस साल उसको पता होगा कि मेरी गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं खरीदनी, उसने स्पॉट प्राइस नहीं निकाली, वो अपनी गंदम जो है वो मिल मालकन को, स्टेक होल्डर्स को बेच देगा पहले, ठीक है, कि जी मेरी ये फसल है। तो वो तो फिर औने दामों ही बेचनी पड़ेगी ना उसे। देखें उसको नुकसान ये नहीं होगा ना, वो कहेगा मेरी ज़मीन से ये फसल उठाए हैं, ठीक है। पहले तो वो मार्केट में लाता था अपनी मदद, अपनी मदद अपने तरीके से आरतियों को बेचता था, मंडियों में बेचता था, और आम मार्केट में, यानी गंदम है ना, पैसा है, आपने गंदम बेची, पैसे आपको आगे कैश हो रहा है सारा कुछ सिस्टम। तो अब तो वो चीज़ नहीं है। अब तो वो अभी कहेगा मेरी फसल ये इतनी लगी है, यहाँ से ये हर साल इतनी गंदम आती है, इसको ऊपर नीचे रख कर वो कहेगा स्टेक होल्डर को ये फसल तुम्हारी हो गई। सही, ठीक है। अब ये तुम जानो या तुम्हारा काम जाने, ये मैंने निकाल दी है, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, वो उठाएंगे अपने स्टोरेज में रख लेंगे। अब देखिए आपने दूसरी आपने इतनी बड़ी खबर है, स्टोरेज करने वाला जो जखीरा करने वाला है 1.2 मेट्रिक टन गंदम सालाना स्टोरेज करता है, ये रिजर्व इनके पास होती है। ये इस पास्को दायरे को ही खत्म किया जा रहा है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसमें एम्बेजलमेंट। अच्छा, करप्शन। हाँ, एम्बेजलमेंट, और बड़ी एम्बेजलमेंट है। आपको पता है ये इमदादी कीमत अनाउंस ना करने की वजह भी एम्बेजलमेंट ही है। नहीं तो किस तरह की एम्बेजलमेंट हो रही है, क्या मामला ऐसा हो रहा है इसमें? आप देखें कि आपकी गंदम फी मन, हाँ, उसकी कीमत अनाउंस हो जाती है 4000, ठीक है, इसकी। तो आज ये अनाउंस कर दे ना, अगर अनाउंस ही कर दे तो ये पहले से रिजर्व होनी शुरू हो जाती हैं फसलें, कि ये किसानों की मीटिंग से हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो उनको इमदादी कीमत मिलती है ना, तो उन्होंने तो फिर अपना एक सिस्टम बनाना होता है। मगर बहुत सारे किसान जो हैं, जो नीचे वाला तबका है, हमारे पास एक लिस्ट आई थी
तो तकरीबन जो ये किसान है उनमें से काफ़ी जो किसान है नीचे वाला तबका जिसे कहते हैं वो मर गया है। उनकी जो ज़मीन है, छोटी छोटी ज़मीनें पैलियाँ होती हैं, वो तमाम जो हैं लोग जो हैं वो अब ओपन मार्केट में ओपन गंदम बेचेंगे, मगर उनको ये इतना फ़ायदा भी नहीं होगा, इतना फ़ायदा नहीं भी होगा। और अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहे तो उनको रिलीफ दे सकती है, मगर अभी तक तो कोई चीज़ कैसे रिलीफ दे सकती है रिलीफ किसानों को हर तरह का मिलता है, क्योंकि वो किसान है ना, वो तो आपको पता है वो तो सोना उगलते हैं, वो तो है, बेशक उन्हीं की वजह से हमारे घर में अनाज आता है, हम खा रहे होते हैं। बिल्कुल अनाज की खेती वगैरह करते हैं, तो उनका तो एक सिस्टम है ना, उनको ट्रैक्टर की सूरत में, पानी की सूरत में, किसान कार्ड की सूरत में हर तरीके से उनको ना नवाजा जा सकता है। अगर हुकूमत चाहे तो वो उनको रिलीफ दे सकती है। अब देखते हैं क्या पॉलिसी आती है आने वाले वक्त में, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम होता है, 1000 करोड़ का ये बिजनेस है। अच्छा, पूरी मार्केट है ये सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। यानी कि ये 100 करोड़ की मार्केट नहीं है, ये 1000 करोड़ की मार्केट है। आपके सिर्फ लाहौर शहर में 82 फ्लावर मिल्स हैं, 82 से 100 फ्लावर मिल्स हैं। अच्छा। और पूरे सूबे में आपकी 1024 या 40-50 में, यानी कि 1000 से ज़ायद फ्लावर मिल्स हैं। तो इन फ्लावर मिल्स पर आटा ही तो पीसा जाता है। इन फ्लोर मिल्स पर आटे के अलावा और भी आपको पता है कितनी आइटम्स वगैरह होती हैं, मगर मेन तो आपका आटा है कि अनाज किस तरह से आपने बनाना है, अनाज की तकसीम किस तरह से आगे करनी है, दुकानों पे किस तरह से सेल होना है, ये सब जो है वो किसान की तरफ से ही आ रहा होता है। तो ये चीज़ें शुक्र अल्लाह ताला का कि पंजाब हुकूमत के पास है। बात हो रही थी पास्को की जी, तो मुझे बताइए पास्को को वैसे ख़त्म कर दिया जाएगा? तजवीज़ तो मांग ली गई है। देखिए वो वजह यही हुई है कि वहाँ पे भी एम्बेजलमेंट, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा इसको बंद करके एक नई कंपनी फाइल कर ले। अच्छा, जो अपने 5-6 पूरे पंजाब में जो स्टोरेज गोदाम्स रखे। और ये तो 1.2 करता रहा। लेकिन अगर नई कंपनी फाइल कर ली जाए और वहाँ पर भी यही लोग भर्ती कर लिए जाएं तो क्या फ़ायदा होगा? कमाल की बात की आपने, ऐसे ही होता है। करप्शन तो फिर भी वहाँ पे हो जाएगी। कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें, बात तो वही है ना कि करप्शन खत्म करनी है, वही लोग उधर आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? मगर वो कहते हैं ना, थक जाता है बंदा उन्हीं लोगों को देख देख के, अब इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। बड़ा इनिशिएटिव करवाते हैं गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट से बड़ा इनिशिएटिव करवाया उन्होंने, और वो कहते हैं इसको खत्म कर रहे हैं, इस तरफ लगा दें लोगों को। तो अब वो इधर से खत्म करके इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो वही होगी ना। 1.2 मैट्रिक टन गंदम ये रिजर्व होती है सूबों को। ये रिजर्व इसलिए होती है कि ये सूबों को इन्होंने तकसीम करनी होती है जब ये कम हो जाता है ज़्यादा। अब सूबों के पास अपनी अपनी गंदम भी होती है। देखिए आपका सिंध और आपका KPK, इसके पास हर साल गंदम कम आती है। KPK के पास तो गंदम होती नहीं किस्म की, ये तो पंजाब इसकी हेल्प करता है। और ज़्यादातर पंजाब का हिस्सा ही इधर से ही जाती है गंदम वगैरह। मगर मकसद ये कहने का है कि ये 1.2 क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 12 लाख ये तो इनके पास पास्को के पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, और पास्को के थ्रू जो है वो गंदम सूबे को जानी चाहिए थी, KPK को, सिंध को। अब ये जब हम प्राइवेट तरीके से बेचते हैं फिर उसमें एम्बेजलमेंट होती है, फिर आपकी चौकियों पे आपके जो अंदर सूबों के बॉर्डर होते हैं वहाँ पर ये सारा हेर फेर चल रहा होता है। तो ये चीज़ जो है पास्को को दिवालिया और पास्को को ख़त्म करने में सामने आई है कि जब ये मैंने खबर ब्रेक की तो मुझे 1-2 लोगों की कॉल्स भी आई इस्लामाबाद से। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके पास लेटर कहाँ से आया है? तो मैंने कहा बस आपने दे दिया क्योंकि ये अभी तो बात ही चल रही है ना, सिफारिशात मांग ली गई, तजावीज़ मांग ली गई, मगर MOU साइन हो गया है स्पॉट प्राइस अनाउंस ना करने का। वफाक का जब वफाक का हो जाता है तो जाहिर बात है सुबह पंजाब ने तो करना ही करना, क्योंकि उसने तो नॉन लीग की गवर्नमेंट के साथ चलना ही चलना है, वो तो उनके साथ चल रही है, उनके पैटर्न पे चल रही है। सिंध का पता नहीं है, KPK का नहीं पता, क्योंकि KPK उल्टी बात ही आएगी ना सामने कि अगर आपने सीधी बात भी कही है कि ये दरवाज़ा हिल रहा है, वो कहेगा नहीं यहाँ से नहीं हिल रहा, यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर तो ये सूबे एक दूसरे को मान के चलते हैं वफाक की, तो क्या ही बात है। आपके सामने बिजली का कहाँ से ये वापडा का लेस्को का मसला पड़ा, वो कहते हैं जी हमने पैसे नहीं देने, ये तो यही सारे मसाइल हैं। अब ये मसाइल जो हैं गंदम के, ये इतना बड़ा ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक या 2 सूबे ना माने तो ये चीजें आज हुकूमत चेंज हो जाती है दोबारा वापस हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, देखिए कोई चीज हरफे आहर नहीं होती सरकार के लिए, दोबारा से स्पॉट प्राइस आ जाएगी। अब तो ये पॉलिसी तो इस गवर्नमेंट की चल रही है ना, तो अगली गवर्नमेंट आएगी
तो वो इस साल का तो वेट करेगी, तो अगले साल नेगोशिएशन करेगी उसके साथ, IMF के साथ। नहीं जी हमने किसानों को नवाज है, हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमने ये तो नेगोशिएशन के ऊपर होता है, उससे उसको मनाना है कि हमें रिलीफ नहीं करेंगे मगर हम किसानों को नवाजना चाहते हैं। क्या ये वफाकी हुकूमत को नहीं नेगोशिएशन करनी चाहिए थी कि पिछले साल भी जब ये लोग इक्तदार में, बल्कि इस साल ही और पिछले साल इक्तदार में आए तो तब भी किसानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, गंदम नहीं खरीदी गई, बार्स ऑलरेडी की थी, इंपोर्ट की थी, इस दफा भी इनको रिलीफ नहीं पहुंचाया जा रहा। आपको याद होगा इंपोर्ट का आपने अभी नाम लिया जी, है जी। तो कितना बड़ा स्कैंडल आया था, वही तो मैं बात कर रही हूं। स्कैंडल में कितने कितने लोगों की गर्दनें उतरने लगी थी और 2-3 बेचारे ब्यूरोक्रेट्स की गर्दन तो उतर गई मगर बाकी सब बच गए। इवन के आप समझ लें कि सब भी बच गए और बचाने वालों को भी पता है। इस पर आपके वजीर खुराक बिलाल यासीन उन्होंने ववेला भी मचाया। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हुकाम थे उन्होंने भी ववेला मचाया। उधर भी हकान अब्बासी साहब ने भी इवन के कहा कि 1500 अरब का जो है वो धचका लगा है, ये इतनी गंदम उगाई गई और उसमें कीड़े निकला है बाद में। इतना पिछले साल लोगों को, कंपनीज को, स्टेक होल्डर्स को नवाजा गया मगर वो कुछ भी नहीं बना। इतनी गेम होती है कोई बंदा, मुझे पता है पकड़ा गया, कोई बंदे की इवन की कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई, बहुत सी कमेटीज बनाई गई थी लेकिन ब्लैक लिस्ट हुई, कैसा वो मामले को हैंडल करके कवर करके ऐसे बंद। अब तो उसका कोई नाम भी नहीं ले रहा, कोई नाम नहीं लेता कि इस मामले को भी हाईलाइट किया जाए। अब तो उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। इस वजह से इसकी स्पोर्ट प्राइस खत्म कर दी। अच्छा, ना आप स्पोर्ट प्राइस देंगे, ना कोई बंदा ज्यादा बाहर से मंगवाने का टाइम रखेगा। गरीब तो वो मंगवाएगा तब ना, यहाँ पे जब पाकिस्तान में उसकी कीमत 5500 रुपये 5500 होगी, अब कीमत ही 3000 है तो वो बाहर से मंगवा कर क्या करें। आपकी गंदम तो यहाँ पे 3000 की बिक रही है, बाहर जहाँ से वो मंगवाएगा वहाँ से महंगी पड़ेगी उसको। नहीं, वहाँ पे फर्ज करें उसको पड़ जाती है 1700-1800 रुपये फी मंथ, मंगवाने के चार्जेस ही होंगे और इतना शोर शराबा, इतना लोगों के सामने आना। यहाँ पे फायदा तब भी होता है जब हाफ से ज्यादा हो। अच्छा। यानी कि आपने मंगवाई है तो आपकी गंदम पड़ी है, आपको 2500 बेक 5500 की गई है तो आप तो देखें ना 25 पैसे का हिसाब लगाएं, यहाँ पे तो आप 3000 रुपये का फायदा ले रहे हैं फी मंथ के पीछे। अभी मौजूदा सूरत हाल में पास कोई इदारा भी बंद होने जा रहा है, नई कंपनी फाल होगी, स्पोर्ट प्राइसेस दफा किसानों को नहीं मिल रही, इमदादी कीमत अनाउंस नहीं होगी, ये तय हो चुका है। सिफारिशें तो इसलिए मांगी है कि सूबे अपने हिसाब से लिख कर और इस साल आपके सामने गंदम जो है फिर ओपन मार्केट में रखी जाएगी। ठीक है, उसकी एज सच कोई भी प्राइस जो है ना उसका तयन नहीं किया जाएगा इस साल। तो ये सारी सूरत हाल थी गंदम के हवाले से। इसके ऊपर हम इमरान अकबर से बात कर रहे थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 35 से 40 हज़ार अफराद ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और उम्र भर की माजूरी से भी दो चार हो जाते हैं। अब पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब की सड़कों पर रोज़ाना औसतन 1500 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें हर रोज़ औसतन 20 से 30 लोग जो हैं वो यहाँ तो जा बहक हो जाते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, जिसमें कोई ना कोई शख्स या तो ज़ख्मी होता है या जा बहक हो जाता है। अब नेशनल रोड सेफ्टी के मुताबिक अगर हादसात को रोकने की कोई हिकमत अमली ना बनाई गई तो मुल्क में इन हादसात की जो तादाद है वो 2030 में 200% तक बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया है। लाहौर में ऐसे कई अफराद हैं जो फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बावजूद जान गंवा देते हैं, जिसकी वजह हमारे यहाँ सरकारी हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। दूसरा ये कि डॉक्टर्स की कमी है, महंगी अद्वियात और वेंटिलेटर्स की भी कमी इसी से मुंसलिक मसाइल में से एक है। तो आज के सेगमेंट में हम इन्हीं तमाम तर मसाइल पर बात करने जा रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो किस तरह जो है इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो किस तरह दे सकते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ये एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा किस तरह बढ़ते जा रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए या महकमा सेहत इस हवाले से क्या कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू जी।
थैंक यू फॉर हैविंग और उसके साथ साथ बिलाल चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ हम कोई ना कोई ऐसी खबर देखते रहते हैं कि जी सर पर चोट लगी तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे रास्ते में डेथ हो गई या ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो अगर देखा जाए एक्सीडेंट हो गया है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसको देखने की बजाय उसको बचा भी सकते हैं। तो क्रिटिकल जो पहले 5 या 10 मिनट हैं वो कितने क्रिटिकल हो सकते हैं, और उसमें जो साथ वाले लोग हैं वो किस तरह उसकी जान बचा सकते हैं? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये जो मैं आई वाज क्लोजली लिसनिंग टू जो आपने अभी स्टैट्स प्रेजेंट किए हैं, एंड आई थिंक दे आर प्रीटी एक्यूरेट। लेकिन इसमें इफ़ यू लुक एट कि ये हम यहाँ तक क्यों पहुँचे और किधर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन, आई थिंक द नंबर वन इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस तरह हमारी एक्सप्लोसिव तरीके से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इफ़ यू डोंट curtail that, आई थिंक ये आपकी हर डिजीज़ बर्डन जो है इसमें, और ट्रामा विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ व्हाट वी डू एज न्यूरोसर्जन बढ़ता जा रहा है। सो प्रिवेंशन इज़ दी की। अब आपने जो सवाल किया कि एक ये कल शाम की बात है कि आई वाज ड्राइविंग ऑन जेल रोड एंड आई सॉ एक्सीडेंट। मोटर बाइक के ये मेजॉरिटी तो मोटर बाइक का ही होता है, लेकिन विद इन मिनट्स बजाय पेशेंट को कोई उठा के कहीं पे आगे ट्रांसलेट करे उसको, वहाँ पे लोग असल में एक यहाँ पे एक पूरा सा एक वॉल सा बन जाता है। आई थिंक देयर इज और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, इवन दो इफ़ यू हैव टू लुक एट कि फर्स्ट 30 मिनट्स विल डिक्टेट इस पेशेंट का आउटकम क्या होगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो साथ बाई स्टैंडर्स भी खड़े हैं, मैं चूँकि दो दुनिया के बीच में काम करता हूँ, अभी नवंबर में आई वाज बैक इन यूएस ऑल्सो, तो वहाँ पे कभी वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी गई। एक्सीडेंट होता है, साथ ही उनकी 911 की जो यहाँ पे हमारा 1122 है वो एक्टिवेट होता है, पेशेंट को लाते हैं, एम्बुलेंस में लाते हैं, विद इन, अगर रिमोटली भी है, विद इन 30 मिनट्स द पेशेंट इज़ ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल। ABC, एयरवे, वेंटिलेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देख के उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होना चाहिए कि पेशेंट को हम सही जगह पे पहुँचाएँ। और ऑफ कोर्स अगर आप लाहौर में रहते हैं तो हेड इंजरी हुई है या स्पाइनल इंजरी हुई है, सो जिस तरह आपका PIC है या मुल्तान इंस्टीट्यूट है डिफरेंट, तो न्यूरो के लिए तो एक ही इंस्टीट्यूशन है विच इज़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल, और आपने उसको वहाँ पे पहुँचाना है। अगर रिमोटली भी अगर कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ है तो द की इज़ टू गेट देम टू द हॉस्पिटल, और अगर पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस with the GCS of less than 8, the patient has to be on a ventilator. तो expert assessment उसकी होनी immediately बहुत important है। ठीक है, मतलब जो पहले 30 मिनट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं कि अगर आपने पेशेंट की जान बचानी है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर जो देखने वाले हैं, जो कि सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं वहाँ पे, उनको ये करना चाहिए कि वहाँ पे वीडियो बनाने के बजाय, तमाशा देखने के बजाय, एक दूसरे को ब्लेम गेम करने के बजाय उस पेशेंट के बारे में सोचा जाए, उसके जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो बिलाल, जो ख़ास तौर पर हमारा महकमा सेहत है, ये जो पंजाब हुकूमत है, वो इस हवाले से क्या कर रही है? जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो उसको कर्टेल करने के हवाले से कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, बदकिस्मती ये है कि कुछ सालों से जो एडवांस कंट्रीज़ है वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हैं उनमें नुमाया कमी आई है। कोई एक वक्त था कि दुनिया में मौत की सबसे बड़ी जो रीज़न थी रोड एक्सीडेंट्स को कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लोगों को सिविक सेंस दी गई है, रोड सेंस दी गई है, अवेयरनेस दी गई है, ट्रैफिक कवानीन को बताया गया है कि आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। हैवी फ़ाइन उन पर इम्पोज किए जाते हैं, ये नहीं कि आप उनको वार्निंग दे के जो है ये छोड़ दीजिए। तो बदकिस्मती से हम चूँकि हमें मानना पड़ेगा भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उसका यही प्रूफ है जब आपने फिगर्स बताए कि एक साल के अंदर जब 50 से 60 हज़ार अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो हमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि साल के अंदर 50 से 60 हज़ार अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो जवान होते हैं, जिनके वजह से उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, जल रहे होते हैं। तो ये कोई आसान बात नहीं, इस पर मेरा ख्याल है बड़ा डीपली जाके सोचना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप फिर उसके बाद ये देखिए कि तकरीबन इतने ही लोग मजदूरी का बाइस बनते हैं,
ठीक है, वो भी बोझ ही है ना, मुल्क की मौशत पे बोझ है, ख़ानदान पे बोझ है, उनकी जो साइकिल है वो सारी ख़राब हो जाती है ज़िंदगी की। तो ये बड़े अहम मसाइल हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जब इस तरह के मसाइल इतने बढ़ेंगे, आप ये देखें कि अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर सिर्फ एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस है जिनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये डॉक्टर आसिफ साहब बैठे हैं। और मुझे बताएं कि मुझे पता है कि इनके पास कितना लोड है, इनके पास कितने शॉर्ट वेंटिलेटर्स हैं। हर पेशेंट को ये वेंटिलेटर डॉक्टर साहब ने बता तो दिया कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन यकीन करें वेंटिलेटर्स लेने के लिए पिंस में या LGH में लोग मुतासिर हो रहे हैं। उसकी वजह कि स्पेस नहीं है। कितने पेशेंट्स को आप अकोमोडेट करेंगे? डॉक्टर साहब के पास आए रोज़ इतनी सिफारिशें आती हैं कि भाई पहले हमारे पेशेंट्स को करते, पहले हमारे पेशेंट की सर्जरी करते। देखें जब भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार या साइकिल सवार या गाड़ियों के जब एक्सीडेंट होते हैं तो ये उनको ट्रॉमा ये बड़े संगीन किस्म के होते हैं। ब्लीडिंग हो रही होती है, हेड इंजरीज इतनी होती है कि अगर आप विद इन टाइम अगर आप ना लेके जाएं तो वो या तो पाहज हो जाएगा या फिर अल्लाह की ज़ात को वो प्यारा हो जाएगा। तो उसकी वजह है कि हमारे पास पहले ही रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड से हैं। तो फिर इन हालात में अगर इस तरह के डॉक्टर्स काम करते हैं, मैं उनको खराज तहसीन तमाम डॉक्टर्स को पेश करता हूँ जो कि एमरजेंसी के अंदर हम इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन हमने अक्सर मैंने भी देखा कि एमरजेंसीज़ के अंदर लोग जब जाते हैं तो किस तरह वो उनको रिसीव करते हैं डॉक्टर्स, उनको उनकी जान बचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, हमने वो खबर ब्रेक की थी कि दौड़ फिरने की वजह से एक बंदे की जान चली गई, उसकी शायद जो है वो कट चुकी थी। LGH के अंदर डॉक्टर्स ने फौरी रिसीव किया, फौरी उसका ऑपरेट करके उसकी जान बचाई गई। तो इसको लाहौर न्यूज़ ने उसको हाईलाइट किया था। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं अक्सर देखता हूँ कि इशारे खुलते हैं, यहाँ पे बाइक वाले खड़े होंगे, अच्छा वो ऐसे निकलेंगे, सिग्नल ब्रेक करके निकलेंगे और थोड़ा सा आगे जाके ना मोटरसाइकिल रोक के या सिगरेट पी रहे होंगे या ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, कोई काम नहीं है उनको। अब डॉक्टर आसिफ बशीर साहब ये सिग्नल ब्रेक करके जाए ना तो हमें पता होगा कि भाई इन्होंने आगे जाके ना किसी बंदे की जान बचानी है, किसी का ऑपरेशन करना है, कोई काम करना है, ठीक है, बगैर किसी रीज़न के ऐसे निकलते हैं वेले दुनिया के, काम इनको है कोई नहीं, सॉरी टू से। लेकिन जो हरकतें करते हैं, और हमारे कुछ लोग जो यंग है जिनके गैर तबीयत याफ्ता जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास लाइसेंस भी, वो भी गाड़ियाँ जिस तरह जिगजैग करते जाते हैं समटाइम ना, वो भी बहुत बड़ा चीज़ें मुनीबा इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। इनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है ना। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के तौर पर आएंगी, वैसे नहीं हमारे बिहेवियर्स चेंज होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी ख़ास तौर पर हेलमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है कि जनाब आपने हेलमेट पहनना है जब आप मोटर बाइक चला रहे होते हैं। अगर एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है और खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कितने हद तक जो है ना वो इंजर्ड होने से बच सकता है? क्योंकि लोग हेलमेट पहनने से थोड़ा सा कतराते हैं, वो उस तरह नहीं पहनते, उसका यूज़ नहीं करते। तो अगर वो यूज़ करेंगे तो वो कितने सेफ्टी मेजर्स में आता है वो? देखिए, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मैं आपको अभी बिलाल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कि जी जो इशारा तोड़ के सिग्नल तोड़ के अंदर जाते हैं, ये 2008 की मैं आपको स्टोरी क्विकली मैं बताता हूँ कि मैं चूँकि एंड ऑफ 17 में पाकिस्तान मूव किया, अभी भी मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन रूल्स आर द सेम फॉर एवरीबडी। मैं 2008 में आई वाज इन ओहायो, रात के 2 बजे मैं किसी की सर्जरी करने के लिए निकला एंड आई वाज स्पीडिंग। मैं रात के 2 बजे, दिस वाज अ फ्राइडे नाइट, मुझे कॉप्स ने रोका और ऑफ कोर्स मुझे चूँकि वहाँ पे सारे मुझे पहचानते भी थे, बट उन्होंने मुझे मैंने उनको बताया कि आई एम गोइंग टू ऑपरेट। तो उसने कहा डॉक वी विल फैसिलिटेट दैट। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेरे जैसे बंदे को भी वहाँ पे रोका गया, चलान नहीं उसने मुझे किया बट उसने मुझे फॉलो किया। अच्छा। मैं आई थॉट कि मे बी मुझे कर रहा है, शेपरॉन कर रहा है, लेकिन जब मैं सर्जरी करके 2 घंटे बाद बाहर निकला, आई फाउंड आउट कि वो जिसकी मैंने सर्जरी की, सबडोल जिसका किया, वो उस कॉप की मदर इन लॉ थी। सो ही वॉज देयर एज अ पेशेंट। लेकिन दैट टेल्स यू कि सोसाइटीज़ में कितना डिफरेंस है। और वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पे हर जो लॉ है वो ब्रेक किया जाता है। सबको हमें मेरे ख्याल में बराबर रखना चाहिए। और मेरा भी चलान करें, बाकियों का भी सबका करें। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक प्रिवेंशन के ऊपर हमें जोर। अभी व्हाट आई वुड से, पहले दिन से मैं जिस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अब हेलमेट तो चले आपने पहना दी, लेकिन हेलमेट के साथ आपकी सी स्पाइन, सबसे जो मेजर इंजरी जो होती है, दैट इज़ योर हराम मग्स की इंजरी जो सर्विकल स्पाइन है। ठीक है। अगर आपने हेलमेट भी पहनी हुई है, आप हेड इंजरी से तो मे बी आप बच जाएंगे, लेकिन यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क
बिकमिंग क्वाड्रिप्लीजिक, हाथ पाँव चलने, अपाहज आप होने के आपके चांसेस हैं। ओके। तो इसलिए प्रिवेंशन के ऊपर जोर है। अब हमें अगर इसी मोटर बाइक वाले को अगर हम ये लॉ बना दें कि आई डोंट वांट टू बी हैविंग एनी मोटर बाइक इन द फास्ट लेन, जो कि राइट पाकिस्तान में राइट साइड है, अमेरिका में लेफ्ट साइड है, इसमें क्या बड़ी चीज़ है? लॉ बनाने में क्या लॉज बने हुए हैं, लेकिन ये हमारे सुनते ही नहीं है। इन्फोर्स क्यों नहीं करते? इन्फोर्समेंट नहीं तो हो रही है। अगर वही मोटर बाइक जो है लेफ्ट साइड पे चल रहा होगा, और ये चांसेस आपके 50% आर कमिंग फ्रॉम मोटर बाइक एक्सीडेंट्स। अगर आप कोविड के टाइम में देखें, जब कोविड हुआ था यहाँ पे, हमारी हेड इंजरी के, स्पाइन इंजरीज के नंबर्स लेस देन 1/3 पे चले गए। अच्छा, कम हो गए थे। एक तो क्योंकि ट्रैफिक कम हो गई, दूसरा ये कि जो मोटर बाइक से वो सड़कों पर नहीं थे, एनवायरनमेंट भी आपकी इंप्रूव हो गई, सारा AQI भी इंप्रूव, पोल्यूशन भी बेहतर हो गया। सो अगर हम, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्ट्रेस दे, और आई वुड से कि अभी हमारी करंट गवर्नमेंट का ये कि उन्होंने, हमारी मैडम CM का एक ये एयर एम्बुलेंस का सिस्टम है जो शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पिंस पे आते हैं, LGH पे। कोई साउथ पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ठीक है, मतलब टाइमली, लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट मेक इट, बट एटलीस्ट दिस इज़ अ सर्विस विच इज़ नाउ अवेलेबल। मेरे ख्याल में सारे ट्रॉमा सेंटर्स पे हेलीपैड्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड हैव अ कैटेगरी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर्स, एक ट्रॉमा टीम आपकी होनी चाहिए हर जगह, और पंजाब शुड लीड दिस, और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब लास्टली आप क्या कहेंगे, खासतौर पर जो देखने वाले उनको भी क्या पैगाम देंगे, और हुकूमत को भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, वैसे तो जिस तरह अभी बिलाल साहब ने मेंशन किया, जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ड्राइविंग एंड टेक्सटिंग, मतलब मैं आपको बार बार एग्जांपल्स क्यों मैं दोनों वर्ड्स की इसलिए देता हूँ कि जब तक आप पेनल्टी नहीं उस पर डालेंगे ना, मतलब अभी मैं कपल ऑफ डेज बैक आई वाज इन सिंगापुर, आई फाउंड आउट कि अगर आप नीचे सिंगापुर में, ये अमेरिका में भी नहीं होता, अच्छा। अगर आप कूड़ा भी फेंकेंगे तो यू विल बी फाइंड, या सिगरेट का बट फेंकेंगे $500, राइट? क्यों? इसीलिए लोग नहीं करते। अब ड्राइविंग एंड टेक्सटिंग के साथ मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, मोटर बाइक्स वाले भी साथ साथ लगे हुए, साथ साथ फोन पे लगे हुए, ये तो बिल्कुल नो है। ये तो आपका होना ही चाहिए। अब आपके प्रोग्राम से, चूंकि अब वी आर टॉकिंग अबाउट हेड इंजरी एंड ऑल दैट, एक और चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहूँगा, जो कि हमारे मुल्क में लॉज तो बन गए हैं। अब देखिए, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और ये मेजॉरिटी आर यंग पीपल, राइट, जिनका जो मोटर बाइक्स पे हो रहे हैं, बिल्कुल। एंड लॉट ऑफ टाइम्स एटलीस्ट एट PINS, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, यू हैव ऑल दीज पेशेंट्स जिनकी ब्रेन फंक्शनिंग नहीं है, ब्रेन डेथ है। अब हमारा बिटवीन PINS एज वेल एज PKLI के साथ जो ट्रांसप्लांटेशन है, उसका कैडेवेरिक ट्रांसप्लांटेशन, उस पे सोसाइटी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट कि भी ये आप किसी की जान भी बचा सकते हैं, जो आपकी ये हो चुका है, ये तो हो, लेकिन किसी और की भी आप जान बचा सकते हैं। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है और इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। बिलाल चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।